मैं श्रीमती प्रतिभा चंद्राकर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, चंद्रपाल लड़सेना शासकीय महाविद्यालय पिथौरा, जिला महासमुंद। आज के मेरे व्याख्यान का शीर्षक है एमए तृतीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र काव्यशास्त्र, काव्य के सिद्धांत तथा आलोचना शास्त्र के अंतर्गत काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन ये आज का हमारा शीर्षक है। यहाँ पे देखेंगे काव्य कविता प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। प्रयोजन का तात्पर्य होता है उद्देश्य, अर्थात काव्य प्रयोजन का अर्थ हुआ काव्य रचना करने का उद्देश्य। काव्य रचना क्यों किया जाता है, कवि क्यों काव्य रचना करता है और पाठक क्यों उस काव्य रचना को पढ़ता है। तो कवि और पाठक के काव्य प्रयोजनों को लेकर काव्य शास्त्र पर विभिन्न विचार विमर्श, पर्याप्त विचार विमर्श हुआ है। उसी को काव्य प्रयोजन के अंतर्गत हम मानते हैं, वही काव्य प्रयोजन के अंतर्गत लिया जाता है। हम सर्वप्रथम देखते हैं आचार्य मम्मट, जो संस्कृत के आचार्य हैं और जिनका काव्य प्रयोजन पर विचार सर्वव्यापक है और व्यवहारिक भी है। हम सर्वप्रथम मम्मट के काव्य प्रयोजन को देखते हैं। आचार्य मम्मट आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजन। आचार्य मम्मट ने के ग्रंथ का नाम है, मैं पहले भी अपने व्याख्यान में बता चुकी हूँ, आचार्य मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने काव्य प्रयोजनों पर कहा है काव्य प्रयोजनों पर मम्मट के विचार काव्य प्रकाश में काव्य यश से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षते सदा परिनिवृत्तिये कांता सम्मित तथोपदेश युजी। अर्थात काव्य रचना का उद्देश्य, काव्य प्रयोजन क्या है, उस पर आचार्य मम्मट कहते हैं काव्यम यशस् अर्थकृते। काव्य का प्रयोजन है यश की प्राप्ति, अर्थकृते अर्थात अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार विदे अर्थात लोक व्यवहार के लिए, शिवतर्षय अर्थात अनिष्ट निवारण के लिए, सदा परिनिर्विते आत्मशांति आनंद उपलब्धि के लिए, और कांता सम्मित कांता के समान उपदेश के लिए काव्य का रचना किया जाता है। मम्मट ने मूलतः काव्य के 6 प्रयोजन बताए। 6 प्रयोजन बताए हैं। पहला है यश प्राप्ति, दूसरा अर्थ प्राप्ति,
तीसरा व्यवहार विधेय अर्थात लोक व्यवहार ज्ञान। चौथा है अनिष्ट का निवारण। अनिष्ट का निवारण या इसी को कहेंगे लोक मंगल। अनिष्ट का निवारण या लोक मंगल। पांचवा है आत्म शांति। आत्म शांति या इसी को कहेंगे आनंद की उपलब्धि। आनंद उपलब्धि। तथा छठवा है कांता सम्मित उपदेश। इसमें से कवि की इन काव्य प्रयोजनों में काव्य रचना करने वाले कवि के प्रयोजन हैं यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति और आत्म शांति या आनंदोपलब्धि। और पाठक की काव्य प्रयोजन है लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, अनिष्ट का निवारण और कांता सम्मित उपदेश, कांता के समान उपदेश। ये पाठक के काव्य प्रयोजन है। अब हम ये तो हुए आचार्य मंबल के काव्य प्रयोजन। अब हम हिंदी के कवियों के काव्य प्रयोजनों पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हिंदी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन। हिंदी के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन। इनमें सर्वप्रथम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य प्रयोजन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो काव्य प्रयोजन के संबंध में श्री रामचरितमानस में दो स्थानों पर काव्य प्रयोजन के संबंध में अपनी बात रखी है। तो पहली है स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और दूसरी बात कही है कीर्ति भनीति भूति भल सोई। कीर्ति भनीति भूति भल सोई। सुरसरी सम सब कहा हित होई। अर्थात स्वांता सुखाय, स्वा मतलब स्वयं के
सुखाय माने सुख के लिए तुलसी रघुनाथ जी की गाथा का वर्णन कर रहे, अर्थात स्वयं की सुख के लिए या आनंदोपलब्धि के लिए तुलसीदास जी यह रचना कर रहे हैं। दूसरा, कीर्ति भरीति भूति बल सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। सुर सरी का अर्थ होता है सुर मने देवता, सरी मने सरिता, देवता, और सरी मने सरिता अर्थात देवताओं की, सरिता अर्थात नदी, देवताओं की नदी अर्थात इसका अर्थ हुआ गंगा। मतलब काव्य का प्रयोजन एक तो शांता सुखा या आनंदोपलब्धि होना चाहिए, और दूसरा सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। सुर सरी अर्थात गंगा के समान सबका हित करने वाली होना चाहिए। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य प्रयोजन, पहला स्वांता सुखाय, और दूसरा सुर सरी सम सब कहाँ हित होई अर्थात सबका हित करने वाली अर्थात लोक मंगल। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी का काव्य प्रयोजन रामचरितमानस में उन्होंने दो काव्य प्रयोजन माने हैं, शांता सुखाय और लोक मंगल। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का मत, काव्य प्रयोजनों पर मैथिली शरण गुप्त जी का मत। मैथिली शरण गुप्त जी काव्य प्रयोजनों पर विचार करते हुए मनोरंजन को ही काव्य का प्रयोजन वो नहीं मानते, बल्कि वे उपदेश अर्थात समाज हित को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। समाज हित अथवा उपदेश को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। उनका कहना है केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि सिर्फ मनोरंजन ही काव्य रचना का कवि का कर्म सिर्फ मनोरंजन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश अर्थात समाज हित भी होने चाहिए। इसी प्रकार मैथिली शरण जी कला के लिए मत का भी विरोध करते हैं। कला के लिए मत का विरोध करते हैं, और करते हुए कहते हैं कि मानते हैं, करते हुए कहते हैं कि मानते हैं जो कला को, मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ में, मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ में स्वार्थहीन करते, स्वार्थहीन करते कला को व्यर्थ ही। मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ में, स्वार्थ नहीं करते कला को
व्यर्थ ही। आचार्य मैथिली कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने इस तरह काव्य के दो प्रयोजन बताए हैं, समाज हित और उद्देश्य। और वो कविता काव्य का प्रयोजन सिर्फ कला करना ही नहीं मानते हैं। अगले कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मूल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य का प्रयोजन रसानुभूति, काव्य का प्रयोजन रसानुभूति मानते हैं। उनका कथन है कि कविता का अंतिम लक्ष्य, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काव्य प्रयोजन पर मत है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। अर्थात वो उनका मुख्य प्रयोजन रसानुभूति है। इसी प्रकार आचार्य प्रसाद द्विवेदी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित मानते हैं। आचार्य द्विवेदी जी साहित्य का लक्ष्य मनुष्य जाति का हित मानते हैं। अर्थात संपूर्ण मनुष्य जाति का हित ही का प्रमुख काव्य प्रयोजन है। ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। आगे देखते हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का काव्य प्रयोजनों पर विचार। प्रेमचंद के अनुसार प्रेमचंद जी कहते हैं साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है। साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है। यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। विदूषकों और मस्खरों का है।
मस्खरों का है साहित्यकार का पद इनसे बहुत ऊंचा है। का पद इनसे बहुत ऊंचा है। वह हमारे विवेक को से बहुत ऊंचा है। वह हमारे विवेक को जागृत करता है। जागृत करता है। हमारी आत्मा को तेजोद्दीप्त करता है। हमारी आत्मा को तेजोद्दीप्त करता है। यह प्रेमचंद जी का काव्य का प्रयोजन के संबंध में विचार। वो साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं मानते हैं। मनोरंजन तो भाटों, मदारियों, विदुषकों और मस्करों द्वारा भी किया जा सकता है। साहित्यकार साहित्य रचना मनोरंजन नहीं होता। वो तो साहित्य के विवेक को, साहित्यकार के विवेक को जागृत करता है, पाठक के विवेक को जागृत करता है, उसे तेजोद्दीप्त बनाता है। इस प्रकार का काव्य प्रयोजन के संबंध में ये रहे हिंदी आचार्यों के प्रमुख संस्कृत और हिंदी के कवियों के प्रमुख विचार। अब देखते हैं निष्कर्ष। हमने संस्कृत आचार्यों और हिंदी के कवियों का विचार देखा है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। पहला है प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक नहीं होता। हमने प्रयोग पढ़ा, किसी का काव्य प्रयोजन रसानुभूति, कोई समाज ही। मम्मट ने तो 6 प्रयोजन बता ही दिए थे। और स्वांता सुखाय, लोक मंगल, इस तरह हर साहित्यकार का अपना काव्य प्रयोजन हो सकता है। दूसरा, आनंद की प्राप्ति काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। दूसरा, आनंद की प्राप्ति, आनंदोपलब्धि या शांता सुखाय काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। तीसरा है यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक मंगल, व्यवहार ज्ञान, ये सब भी काव्य के प्रयोजन हैं। और चौथा है काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से बिल्कुल अलग है। निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे, हमने विभिन्न काव्य प्रयोजनों पर आज चर्चा की। उनमें सबसे प्रमुख और व्यवहारिक और व्यापक काव्य प्रयोजन रहा मम्मट का। तो हम मम्मट के काव्य प्रयोजन को वरीयता देते हैं। और काव्य का प्रयोजन है मुख्य उद्देश्य लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति करना, रसानुभूति करना भी काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। तो ये रही काव्य का प्रयोजन।